हेलो स्टूडेंट्स, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर आज आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का नया वीडियो लेके आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टूरिज्म क्लास 12 के लिए, और जिसका सब्जेक्ट कोड है हमारा 33 7। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एग्जाम के लिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए हम तो देर न करते हुए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले, किस तरीके का एग्जाम में हमारे ये महत्वपूर्ण रहेंगे हमारे लिए। तो देखिए, चलिए हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, कर्नाटक संगीत क्या है, इसकी इन दो विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत से उत्पन्न एक शास्त्रीय संगीत परंपरा है। कर्नाटक संगीत की दो प्रमुख विशेषता है जो इस प्रकार दे रही है। देखिए, ये दोनों विशेषता है, इनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर एक आता है हमारा प्रणाली। यह रागों की अवधारणाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो जटिल मधुर पैमाने हैं। एक राग संगीत की रचना और मधुर के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। प्रत्येक राग में आरोहण और अवरोहण स्वरों का एक अनूठा सेट होता है। इसी प्रकार सेकंड देखिए हम लोग, ताल प्रणाली। कर्नाटक संगीत एक जटिल लयबद्ध संरचना का प्रयोग करता है जिसमें ताल कहा जाता है। ताल विशिष्ट लय और पैटर्न, पैटर्न बोलते हैं, के साथ लयबद्ध चक्र है जो संगीत रचनाओं और प्रदर्शनों के समय और लय का मार्गदर्शन करते हैं। वे संगीत के गहराई और संरचना जोड़ते हैं। ये दोनों इसके दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं हमारे, इसकी जो विशेषताएं हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इम्पोर्टेंट और ये रिपीटेड भी है, कई बार एग्जाम में आया है। बौद्ध दर्शन के चार महान सत्यों को लिखिए। बौद्ध धर्म के चार महान सत्य इस प्रकार। नंबर एक पॉइंट हमारा है, दुख का समुदाय। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख संसार का मूल सत्य है और सभी जीवों को इसमें उलझना पड़ता है। तृष्णा का कारण, वे मानते हैं कि तृष्णा शक्ति और इच्छा जीवों के दुख का मुख्य कारण। नंबर तीन पे है निर्वाण का मार्ग। उनका मानना है कि निर्वाण यानी दुख से मुक्ति, आत्मा साक्षात्कार और आत्मा शुद्धि के माध्यम से। थर्ड पॉइंट है हमारा आर्य मार्ग का अनुसरण। बौद्ध धर्म के अनुयायी आर्य मार्ग यानी बौद्ध धर्म के मार्ग का पालन करके निर्वाण की प्रवृत्ति या प्राप्ति की कोशिश करते हैं। इसके चारों मुख्य सत्य हैं हमारे बौद्ध धर्म के। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में वर्तमान समय में साहसिक साहसिक पर्यटन क्यों लोकप्रिय प्राप्त कर रहा है। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। भारत में वर्तमान समय में साहसिक पर्यटन क्यों लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। वर्तमान समय में साहसिक पर्यटन भारत में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है क्योंकि यह कई कारणों से आकर्षक। तो देखते हैं इसका आंसर हमारा। नंबर पॉइंट एक दे रखा है। उससे पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूंगा कि आप जिन जिन क्वेश्चनों के हेडिंग लिख रहे हैं उनको आप ब्लैक पेन से लिखें और उसको अंडरलाइन करें, और बाकी जो इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं वो आपको ब्लू पेन से लिखें। आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, साफ हो, तो बेटर रहेगा, क्योंकि इससे काफ़ी फर्क पड़ता है आपके मार्क्स पर। उस बात का विशेष ध्यान रखिए। चलिए इसका पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर एक है हमारा स्वाभाविक सौंदर्य। भारत में
साहसिक पर्यटन के स्थल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं, जैसे कि पहाड़, जंगल, नदियां और समुद्र। दूसरा है हमारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का दौर करके पर्यटक भारतीय विरासत को समझने का मौका प्राप्त करते हैं। इसी का थर्ड देखते हैं हम लोग, एक्सप्लोरेशन का शौक। युवा पीढ़ी को नए स्थलों का अन्वेषण करने या घूमने फिरने और अपनी सीमाओं को पार करने का मौका या शौक है, और साहसिक पर्यटन इस अवसर को प्रदान करता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग, एक्टिविटी और फिटनेस। साहसिक पर्यटन खेलने, हाइकिंग और ट्रैकिंग, बाइकिंग और अन्य फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा बनाता है, जिससे लोगों की फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं इसका, सोशल मीडिया और व्यापारिकीकरण। सोशल मीडिया के जरिए पर्यटन का प्रचार होने से लोगों के बीच साहसिक पर्यटन का जागरूकता बढ़ी है, और इसके साथ ही पर्यटन उद्योग में भी वृद्धि हो रही है। इन सभी कारणों से साहसिक पर्यटन भारत में बढ़ती हुई प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक धरोहर और फिटनेस के लिए एक प्राकृतिक चुनौती के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। ये इसका मुख्य कारण, और ये क्वेश्चंस कई बार हमारे रिपीट भी हुए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी रजिस्टर में इसको नोट डाउन कर लें और इसको रिवाइज कर लें। बहुत हेल्प होने में मिलने वाली है आपको एग्जाम में इन क्वेश्चनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैन धर्म की दो मुख्य शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। जैन धर्म की कौन सी दो मुख्य शिक्षाएं हैं? देखिए इनकी जो दो मुख्य शिक्षाएं प्रकार हैं, उत्तर देखते हैं हम लोग। नंबर एक होता है अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा को महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ तक कि जैन साधु और साधित साधिध्य साधिध्यों के लिए भी कोई छोटी सी कीटना न कुचलने की अपेक्षा है। अहिंसा का पालन जीवों के साथ सहमति, मैत्री और शांति के माध्यम से धार्मिक साधनों का हिस्सा होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट हमारा अनेकांतवाद। जैन धर्म में अनेकांतवाद का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका मतलब है कि सत्य कई प्रकार का या कई प्रकार से देखा जा सकता है, और हर दृष्टिकोण से सत्य का एक ही हिस्सा हो सकता है। यह शिक्षा समग्र मानवता के लिए सहमति और समरसता और सहयोग की प्रेरणा प्रदान करती है। जैन धर्म के अलावा अन्य महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी हैं, जैसे कि अपरिह अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचार्य और तप। जैन धर्म के जैन धर्म ने जैन धर्म में अहिंसा और अनेक अनेकांतवाद जैन धर्म ने अहिंसा और अनेकांतवाद के माध्यम से विश्व भर में आदर्शित उदाहरण प्रदान किए और धार्मिक समृद्धि की ओर मार्गदर्शन किया है। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। चार धर्मों के नाम लिखिए जो हिंदू के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटक या पर्यटन स्थल में से एक है। उत्तर देखते हैं। हिंदू धर्म में चार महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, जिन्हें चार धाम या चार धाम के नाम से जाना जाता है। नंबर एक पर आता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम विश्व भर में प्रसिद्ध, ये आप सभी जानते हैं। और क्यों है ये देखिए, यह चार धाम का पहला स्थान है जो
योगी बद्रीनाथ के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो उत्तराखंड में स्थित है। नंबर 2 पे है द्वारका धाम। द्वारका धाम गुजरात के पश्चिम किनारे पर स्थित है और भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार तीसरा देखते हैं हम लोग, जगन्नाथपुरी धाम। उड़ीसा के या उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ भगवान के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उड़ीसा में है। उसी प्रकार से देखिए, तब फोर्थ पॉइंट करते हैं हम लोग, रामेश्वर धाम। तमिलनाडु की रामेश्वर धाम जिले के स्थित, जो भगवान श्री राम के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चारों ही धाम हमारे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और काफी लोकप्रिय भी हैं। ये चार धाम हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं और विश्व भर धार्मिक पर्यटक यहाँ आते हैं ताकि वे अपने आध्यात्मिक आदर्शों को पूरा कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, नेतृत्व की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। नेतृत्व एक प्रबंधन और निर्देशन की कुशलता है जिसमें एक व्यक्ति या एक समूह द्वारा आवश्यक निर्णय और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। नेता विशेष योग्यता, विश्वास और दिशा निर्देशन प्रदान करके दल या संगठन को समृद्ध और मान्यता दिलाता है। वह लोगों को संगठित करता है, उन्हें प्रेरित करता है, समस्याओं का समाधान ढूंढता है और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेतृत्व विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकता है और यह व्यक्ति या समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपको, इस सभी क्वेश्चन आपके बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में से आपकी काफी हेल्प होगी। आप जल्दी से इनको अपनी कॉपी में भी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और समय समय पर इसको रिवाइज भी करते रहें, क्योंकि इनसे काफी हेल्प होने वाली है अपने एग्जाम में। इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट से हम कहते हैं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया ताकि आपकी काफी एग्जाम में हेल्प हो सके। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। सिख धर्म, जिसे गुरु नानक देव ने स्थापित किया, भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है। इसकी मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार देखिए। नंबर 1 है एक ईश्वर। सिख धर्म के अनुसार एक ही परमेश्वर है और सभी मानव उसके बच्चे हैं। वे एकित ध्यान और भक्ति के माध्यम से परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। नंबर 2 पे है सेवा और समर्पण। सिख धर्म की शिक्षा में सेवा और समर्पण का पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, सेवा और समर्पण। सिख धर्म की शिक्षा में सेवा और समर्पण बड़ा महत्व है। सिख समुदायों के सदस्यों को सेवा करने, गरीबों की समस्याओं का समाधान करके और परमात्मा की भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को आदर्श बनाने का संदेश दिया जाता है। तो गरीब लोग जो होते हैं, लाचार होते हैं, उनकी काफ़ी हेल्प की जाती है और ये होना भी चाहिए। हम मनुष्य हैं और मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। ये एक मानवता उनका सबसे बड़ा उद्देश्य और उसका लाइफ भी यही होता है। चलिए इसका पॉइंट नंबर 3 देखते हैं हम लोग। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। इसे प्रगत गुरुओं के शाब्दिक उद्देश्यों द्वारा संग्रह माना जाता है और यह धार्मिक गाथाओं, भजनों और अन्य धार्मिक साहित्य का भंडार है। और पॉइंट में देखते हैं हम लोग, संगत और पंथ। सिख समुदाय की संगत और पंथ
की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ तक कि सिख धर्म के प्रमुख सिख गुरुद्वारों की संगत के साथ भजन, कीर्तन और सेवा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। इस्लामी संस्कृति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। इस्लामी संस्कृति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है, देखते हैं हम लोग। नंबर 1 पर देखते हैं तौहीद। इस्लाम में तौहीद का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, जिसका मतलब है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और कोई भी उसके साथ साझा नहीं कर सकता। नंबर 2 पे है कुरान और सुन्नह। इस्लाम में कुरान और सुन्नह प्रोफेट मोहम्मद के व्यवहार और उपदेश महत्वपूर्ण है और इन्हें धार्मिक मार्गदर्शन के रूप में माना जाता है। नंबर 3 पे आता है नमाज यानी कि प्रार्थना। इस्लामी संस्कृति में प्रतिदिन 5 बार नमाज की प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है, जिसमें विशेष तरीके से सूचीबद्ध शब्द का पाठ किया जाता है। रोजा, उपवास जिसे हम कहते हैं। महीने रमजान में इस्लामी व्यक्तियों को रोजा रखना अनिवार्य होता है, जिसमें दिन के समय भोजन, पीने और अन्य जीवन की छोटी बातें की जाती हैं। हज, मुस्लिमों का हज अल्लाह के घर का दर्शन करने के लिए मक्का शहर की ओर पिलग्रिमेज का हिस्सा है और काफी संख्या में लोग हज के लिए जाते हैं हर साल। और इसका 6 पॉइंट देखते हैं हम लोग। 6 पॉइंट है हमारा शरीयत यानी धार्मिक कानून। इस्लाम में शरीयत का मान्यता है, जिसमें धार्मिक निर्देश, सामाजिक मानक और कानूनी नियम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अरब संस्कृति का प्रमुख होना। इस्लाम का जन्म अरब में हुआ था और इसलिए अरब संस्कृति इसका प्रमुख हिस्सा माना जाता है। इसका मुख्य या प्रमुख भाषा अरबी है और कुरान भी अरब में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रारंभिक मानव प्रवास का विवरण दीजिए। प्रारंभिक मानव प्रवास का विवरण देने के लिए हमें पूर्व ग्रह काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के मानवों के प्रवास का संक्षिप्त अध्ययन करना होगा। यह प्रवास विभिन्न कारणों से होते हैं, जैसे कि जलवायु, खोज, युद्ध, व्यापार, धर्म और विविध सांस्कृतिक मोटिवेशन सांस्कृतिक मोटिवेशन। तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं इनके पॉइंट्स को। पूर्वाग्रह काल, इस समय के मानव सभी जीवन के लिए प्राकृतिक आवासों में रहते थे। वे अपने आवासों को धोने के लिए, खाने के लिए और सुरक्षा के लिए चलते रहते थे। यह उनके जीवन का प्रारंभिक मानव प्रवास था, जो केवल रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता था। खोज, जब मानव समुदाय के पार के स्थानों की खोज जब मानव समुदाय। नंबर पॉइंट सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? खोज, जब मानव समुद्रों के पार के स्थानों की खोज करने के लगे तो यह उनका एक महत्वपूर्ण प्रवास था। उन्होंने कई भूमियों को खोजने के लिए जाने का प्रयास किया और इसके परिणाम स्वरूप नए स्थानों में बसने का आरंभ कर दिया। इसी प्रकार इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। व्यापार, व्यापार के उद्देश्य से भी मानव प्रवास होते रहे हैं।
वे अन्य स्थानों से माल लेकर अपने स्थान पर विपणी व्यापार करने जाते थे और इसके लिए विभिन्न मार्गों का इस्तेमाल करते थे। युद्ध, कई बार युद्ध के कारण मानव लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थानों में चले जाने के लिए मजबूर होते थे। युद्ध के दौरान बिगड़े हुए राज्यों के नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए और सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए अपने परिवार के साथ प्रवास करते थे। 5वां पॉइंट है धर्म और संस्कृति प्रवास। मानव इतिहास में धर्म और संस्कृति प्रवास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोग धार्मिक यात्राओं के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते हैं और वहां अपने धार्मिक आचरण और तत्कालीन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यह विभिन्न प्रकार के प्रारंभिक मानव प्रवास के उदाहरण हैं जो इतिहास में विभिन्न कारणों से हुए हैं। यह प्रवास आधुनिक समाज में या समाज के लिए निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ बदलते गए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं। प्रारंभिक काल में पर्यटन को समझाइए कि स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक काल था उसमें पर्यटक किस प्रकार का, किस तरीके का पर्यटक था। तो पर्यटन को हम समझते हैं। देखिए उत्तर है हमारा, प्रारंभिक काल में पर्यटन एक बहुत ही सरल और मुख्य रूप से गतिविधि थी जिसमें लोग अपने स्थानीय जीवन से दूर जाने के लिए विभिन्न कारणों से यात्रा करते थे। इस समय के पर्यटन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला पॉइंट इसका देखिए, आवश्यकता के आधार पर यात्रा। प्रारंभिक काल में पर्यटन का मुख्य कारण आवश्यकता था। लोग अपने आवास, भोजन और सुरक्षा के लिए अन्य स्थानों पर जाते थे। दूल्हा जन्मों के लिए अन्य स्थानों की तलाश और युद्ध के समय निकल जाना शामिल था। सुरक्षा का अधिक महत्व। प्रारंभिक काल में यात्रा के साथ साथ सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाता था। लोग अकेले या समूह में यात्रा करते थे और वे अपनी सुरक्षा के लिए आपसी सहायता और गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। सांस्कृतिक और धार्मिक यात्रा। प्रारंभिक काल में लोग अक्सर धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा के लिए जाते थे। वे तीर्थ स्थानों पर यात्रा करके अपने धार्मिक आचरण और तत्कालिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे। सामाजिक और आर्थिक आदान प्रदान। पर्यटन सामाजिक और आर्थिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह विभिन्न समुदायों और संगठनों के बीच विशेष रूप से व्यापार और व्यक्तिगत संबंधों का हिस्सा था जिससे सामाजिक और आर्थिक बदलाव थे। इसमें काफी आर्थिक बदलाव होते रहते थे। वाणिज्यिक पर्यटन। कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक पर्यटन भी महत्वपूर्ण था। लोग अन्य स्थानों पर वस्त्र, गहनों, खाद्य सामग्री और अन्य सामान का व्यापार करने के लिए यात्रा करते थे जिससे अर्थव्यवस्था को सुधारने का अवसर मिलता था। ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे। तो शुरुआत में जो पर्यटन हुआ करता था इस तरीके का था, अब उससे ही मिलता जुलता आज भी हमें थोड़ा डिफरेंट है। तो उसको हम लोग देख लेंगे, हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे, और आप सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 11, शिक्षा के महत्व और पर्यटन के साथ इसके संबंध को लिखिए। तो उत्तर है हमारा, शिक्षा और पर्यटन दोनों ही मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनके संबंध गहरे होते हैं। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण कारण और प्रासंगिकताएं जो शिक्षा और पर्यटन के साथ संबंधित हैं। तो इसका पहला देखते हैं पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा है सांस्कृतिक ज्ञान का संवर्धन। शिक्षा पर्यटन के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह यात्री को जानकारी और संवेदना देती है जिससे वह स्थलीय संस्कृति, मूल्य, ऐतिहासिक महत्व और परंपराओं का समझता है, जो परंपराओं को समझा जा सकता है इसकी सहायता से।
पर्यटन द्वारा शिक्षा का माध्यम बन सकता है, जैसे कि संग्रहण स्थलों और संग्रहण केंद्रों और सांस्कृतिक महलों के तौर पर। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, विशेषज्ञता का विकास। पर्यटन शिक्षा के माध्यम से यात्री अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को विकसित कर सकते हैं। वे नए स्थलों, भाषाओं और संस्कृतियों के साथ अवगत हो सकते हैं, जिससे उनकी ज्ञान का विस्तार हो सकता है। नंबर 3 पर देखते हैं हम लोग, इसी का थर्ड पॉइंट है हमारा, सामाजिक जागरूकता। पर्यटन यात्री को अन्य समाज और विभिन्न संगठनों के साथ इंटरैक्ट करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे सामाजिक जागरूकता और सामाजिक सहयोग की भावना विकसित होती है। इसी का फोर्थ पॉइंट हमारा है आर्थिक विकास। पर्यटन आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह प्राकृतिक सौंदर्य, स्थलीय कला और शिल्प और स्थलीय वस्त्र और खाद्य सामग्री के लिए विपणी व्यापार को बढ़ावा देता है। इसी का थर्ड और लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, पर्यावरणीय जागरूकता। पर्यटन के माध्यम से यात्री विभिन्न प्राकृतिक स्थलों का अनुसरण करते हैं और इन स्थलों के संरक्षण के महत्व को समझते हैं। यह पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम लोग, लोक संगीत की कोई 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, लोक संगीत की विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, स्थानीय और सांस्कृतिक विविधता। लोक संगीत एक स्थानीय या प्राचीन सांस्कृतिक समुदाय का हिस्सा होता है और इसका गहरा संबंध स्थानीय संस्कृति और परंपराओं से होता है। यह विश्व की विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूप में होता है और सांस्कृतिक विविधताओं को प्रकट करता है। नंबर 2 पे देखिए, श्रवण ग्रंथि। लोक संगीत का अधिकांश हिस्सा श्रवण ग्रंथि के माध्यम से रूपांतरित या पारंपरिक रूप से सीखा जाता है, जिसमें संगीतकार या गायक गीतों और संगीत की भवन गतियों को सुनकर सीखते हैं और आदर्श रूप में बजाते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, सामाजिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। लोक संगीत अक्सर सामाजिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसका उपयोग समाज के विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं, जैसे कि किसानों के मेले और पर्वों में किया जाता है। जीवन के विभिन्न पहलुओं का अभिव्यक्ति। लोक संगीत मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का अभिव्यक्त करने का माध्यम भी हो सकता है। यह धार्मिक भावनाओं, सामाजिक संदेशों, प्राकृतिक जगहों के बारे में कहानियों और अन्य विषय का संवाद कर सकता है। इनके सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मेरे सभी स्टूडेंट इनको ध्यान से पढ़ लें और इसकी तैयारी भी करें, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग हेडिंग करते हैं। पर्यटन को प्रभावित करने वाले किन 6 कारकों का विश्लेषण करें। ऐसे कौन से 6 कारक हैं जो पर्यटन टूरिज्म को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, पर्यटन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित 6 मुख्य कारक हो सकते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है पर्यावरणीय कारक। पर्यटन को प्रभावित करने में पर्यावरणीय कारकों का महत्व योगदान होता है। एक आकर्षक पर्यटन स्थल का पर्यावरण, जैसे कि प्राकृतिक सौंदर्य, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों की वाणिज्य संरक्षण पर्यटकों की संख्या पर प्रभाव डाल सकता है। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक। एक स्थल की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य, फेस्टिवल और ऐतिहासिक स्थानों का पर्यटन पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसके माध्यम से पर्यटक विभिन्न सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त करते हैं और ऐतिहासिक महत्व के स्थान या स्थलों की यात्रा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका हम लोग थर्ड पॉइंट, राजनीतिक और आर्थिक कारक। पर्यटन
को राजनीतिक और आर्थिक कारण से भी प्रभावित किया जा सकता है। सरकार की नीतियों, पर्यटन उद्योग के निवेश और विपणन और मुद्रा नीतियों का पर्यावरण या पर्यटन पर प्रभाव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा कारक। पर्यटन की सुरक्षा बड़ा महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी स्थान पर सुरक्षा समस्याएं होती हैं तो यात्री वहां जाने से कतराते हैं। इसलिए सुरक्षा कारक भी पर्यटन को प्रभावित करते हैं। नंबर 5 पे है प्रौद्योगिकी कारक। तकनीकी उन्नति ने पर्यटन को भी प्रभावित किया है। इंटरनेट, मोबाइल एप्लीकेशंस और डिजिटल माध्यमों के द्वारा पर्यटक यात्रा प्लान करते हैं और अपने अनुभव को साझा करते हैं। सामाजिक कारक। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक मान्यताओं का पर्यटन पर प्रभाव हो सकता है। उदाहरण स्वरूप लोग विभिन्न प्रकार के पर्यटन को प्राथमिकता देते हैं और वे अपनी यात्रा के उद्देश्य के आधार पर विभिन्न प्रकार की यात्रा करते हैं। यह कारक पर्यटन को प्रभावित करके उसके विकास और प्रबलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसके विभिन्न पहलुओं को प्रकट करते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ते हैं हम लोग। यात्रा बीमा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। यात्रा बीमा क्या होती है, इसके बारे में क्या आप समझते हैं, तो इसके बारे में करते हैं डिस्कस। तो उत्तर देखिए, यात्रा बीमा जिसे यात्रा सुरक्षा सीमा भी कहा जाता है, इस प्रकार की बीमा है, यह एक प्रकार की बीमा है जिसका उद्देश्य यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान होने वाले आकस्मिक और अनियमित घटनाओं से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है या करना है। यात्रा बीमा यात्रा के दौरान घटित होने वाले अचानक हादसों, बीमारियों, यात्रा के रद्द होने की स्थिति और अन्य आपदाओं से जुड़ी निर्दिष्ट खर्चों को कवर करता है। निम्नलिखित हैं कुछ मुख्य कारक जिनके लिए यात्रा बीमा की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 1, मेडिकल आपातकाल। तो इसका पहला पॉइंट है मेडिकल आपातकाल। अगर यात्रा के दौरान आपको बीमार हो जाते हैं और आपको चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है तो यात्रा बीमा चिकित्सा खर्चों को कवर कर सकता है। नंबर 2, यात्रा के रद्द होने की स्थितियां। कई बार यात्रा को रद्द करना पड़ सकता है, जैसे कि आकस्मिक वायुयान की स्थितियां, परिवार में किसी की बीमार या पर्यावरणीय कारकों या कारणों से यात्रा बीमा इसके खर्चों को कवर कर सकता है। बैग खोना या चोरी होना। यात्रा के दौरान अपनी वस्तु, गहनों या अन्य मूल धन को खो देना या चोरी हो जाना एक सामान्य घटना हो सकती है। यात्रा बीमा इसके लिए भुगतान कर सकता है। यात्रा के दौरान आपकी हानि। यात्रा के दौरान आपको चोट लगने की संभावना होती है। इसके लिए चिकित्सा उपचार और हॉस्पिटल में रुकने की आवश्यकता हो सकती है। यात्रा बीमा इसके लिए आपको आरामदायकता प्रदान कर सकता है। यात्रा के दौरान खोना या चुराना, यह हमारा 5वां पॉइंट है। अपने पैसे, जेवरात या पासपोर्ट को यात्रा के दौरान खोना या चुराना एक कठिनाई हो सकती है। यात्रा बीमा ऐसे घटना के लिए भुगतान कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 करते हैं। बंगाली भोजन की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बंगाली भोजन एक समृद्ध और स्वादिष्ट भारतीय खाने की परंपरा है और इसके कई विशेषताएं हैं। निम्नलिखित
हैं 4 मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, मिष्टी और स्वीट्स। बंगाली भोजन का एक प्रमुख विशेषता है उसकी मिष्टी और स्वीट्स, जिन्हें मिष्टी कहा जाता है। बंगाली मिष्टियों की विशेषता है कि वे दूध और चाशनी के साथ बनती हैं और उनमें चावल, दूध, चीनी और खोया होता है। रसगुल्ला, संदेश, रसमलाई और मिष्टी दो ही कुछ मुख्य उदाहरण हैं। नंबर 2 पे आता है माछी और समुद्री जलीय खाद्यान्न। बंगाली भोजन में माछी और समुद्री जलीय खाद्यान्न का विशेष महत्व है। खाद्यान्न को स्वादिष्ट और विविध बनाता है और माछी को तला, ग्रिड और या करी के रूप में पकाया जाता है। रसगुल्ला और संदेश। बंगाली मिष्टी की मुख्य विशेषता है रसगुल्ला और संदेश, जो दूध में या दूध से बने होते हैं और आपके मुंह में घुंध जाते हैं। यह मिष्टियां स्पेशल अवसरों पर या खास खाद्यान्नों के बाद आमतौर पर खाई जाती हैं। मिश्रण और गरम मसाले। बंगाली खाने में मिश्रण और गरम मसाले का व्यापक प्रयोग होता है। मिश्रण का प्रयोग आलू, गोभी, बैंगन और अन्य सब्जियों में होता है जो स्वादिष्ट बनाते हैं। बंगाली करी भी मसालों के साथ पकाई जाती है और अक्सर मिष्टी के साथ खाई जाती है। बंगाली भोजन की यह विशेषताएं इसे एक अनूठा और स्वादिष्ट खाने का अनुभव बनाती है और इसे भारतीय खाद्य परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कर्नाटक संगीत क्या है? तो कर्नाटक संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख प्रांतीय प्राथमिकता है और यह भारतीय संगीत के 4 मुख्य प्राणियों ग्रामीण, ताल, मेलोडी और रंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्नाटक संगीत को दक्षिण भारतीय संगीत का हिस्सा माना जाता है और यह कर्नाटक राज्य के प्रमुख संगीत दरबारों और मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है 17। कामाख्या मंदिर की कोई 4 विशेषताएं बताइए। कामाख्या मंदिर जो भारत के आसाम राज्य में स्थित है, एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है और इसकी कई विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार है। देखिए, नंबर 1, शक्तिपीठ। कामाख्या मंदिर को एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है। इसे मां कामाख्या की उपासना का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है और यहाँ पर विभिन्न पूजा और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। नंबर 2 पे आता है हमारा अंबुबाची महोत्सव। कामाख्या मंदिर में हर जून के माह अंबुबाची महोत्सव मनाया जाता है जो मां कामाख्या की प्राकृतिक मानसिक महावार्षिक अवगमन की अवसर होता है। इस महोत्सव के दौरान हजारों पिलग्रिम यहाँ पर आते हैं। नंबर 3 पे हमारा अद्वितीय गर्भगृह। कामाख्या मंदिर का गर्भगृह विशेष रूप से मां कामाख्या के योनि का प्रतीक होता है। यहाँ पर मां कामाख्या की पूजा गर्भगृह में की जाती है और यहाँ पर पुरुषों के लिए प्रवेश नहीं होने दिया जाता है। वन्य जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य। कामाख्या मंदिर का पर्यावरण प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहाँ के वन्य जीवन का संरक्षण किया जाता है। मंदिर के पास के हरियाली और प्राकृतिक वातावरण इसे एक अद्वितीय स्थल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर्नाटक संगीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। कर्नाटक संगीत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राग, ताल, सिद्धांत
पॉइंट नंबर हमारा 1। कर्नाटक संगीत में राग और ताल के सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ के कलाकार और शिक्षक रागों के सुर तांग से संगीत प्रस्तुत करते हैं और ताल में या ताल के माध्यम से संगीत का गति और अंश को नियंत्रित करते हैं। नंबर 2, गति और लय। कर्नाटक संगीत में गति और लय का महत्वपूर्ण स्थान है। गति का संबंध ताल से होता है जबकि लय राग के अनुसार होता है। वाद्य और गायन। कर्नाटक संगीत में वाद्य और गायन दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें विभिन्न वाद्य और गायकों के संयोजन से संगीत का आद्य और मध्य स्वरूप बनता है। नंबर 4 पे देखते हैं राग मलिका। कर्नाटक संगीत में राग मलिका यानी एक के बाद एक राग का प्रस्तावन एक महत्वपूर्ण भंडार है या होता है। यह संगीत के रूप में यह संगीत के रूप को और भी रिच और भिन्न बनाता है। पॉइंट नंबर 5, कृतियों और वर्गीकरण। कर्नाटक संगीत की कृतियां योनि वोकल और संगीत और वर्गीकरण यानी रचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। विभिन्न प्रकार की कृतियां और रचनाएं होती हैं जैसे कि वर्णमालिका, स्वरमालिका आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। समूह विकास के किन्हीं 4 चरणों का उल्लेख कीजिए। समूह विकास का प्रक्रिया 4 चरणों में विभाजित की जा सकती है जो कि इस प्रकार है। फार्मिंग। इस पहले चरण में समूह का गठन होता है। यहाँ पर व्यक्तियों को एक साथ आने का निर्णय लिया जाता है और समूह के उद्देश्य, ध्येय और संरचना को तय किया जाता है। सदस्यों के बीच संबंध बनाने और समूह की भूमिका तय करने की प्रक्रिया को इस चरण को शामिल किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विवाद, स्टॉर्मिंग या विवाद। इस चरण में समूह के सदस्यों के बीच आकस्मिक विवाद, विपरीत मतभेद और विशेषज्ञताओं के बारे में मनमुटाव आ सकता है। यह चरण समूह के अंदरीय गतिविधियों और भूमिका के विस्तार के बारे में विचार करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नॉर्मिंग, साझा नियम और नामक। इस चरण में समूह के सदस्य साझा नियम, नामक और अनुशासन को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यह चरण समूह के लक्ष्य और उपाधियों की स्पष्टता के लिए महत्वपूर्ण है और इन सदस्यों के बीच सहमति और सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा कार्रवाई और उन्नति, परफॉर्मिंग। तो देखते हैं इस अंतिम चरण में समूह अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध होता है और साझा कार्रवाई करता है। समूह अपने कार्यों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है और अपनी प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, हावड़ा ब्रिज की कोई 4 विशेषताएं बताइए। हावड़ा ब्रिज की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 या पॉइंट देखते हैं हम लोग, लंबाई और स्पैन। हावड़ा ब्रिज की लंबाई करीब 5.7 किलोमीटर है। इससे यह एक दुनिया के सबसे लंबे पुलों में से एक है। यह ब्रिज यमुना नदी को पार करके प्रदेशों को जोड़ता है और ट्रैफिक को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्क डैम डिजाइन। हावड़ा ब्रिज का डिजाइन आर्क डैम
या सेमी सर्कुलर आर्क का है। इससे इसका एक अद्वितीय और प्रखर दृश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट की महत्वपूर्ण युग्म। हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से दोनों जल मार्ग और सड़क मार्ग के लिए युग्म सूचना के रूप में कार्य करता है। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बिहार के हावड़ा क्षेत्र को जोड़ता है और वाहनों और रेलवे ट्रैफिक को समर्थन प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संयोजन। हावड़ा ब्रिज भारतीय राष्ट्रीय जल राजमार्ग NH-27 का हिस्सा है और भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय संयोजन की भी भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफी इंपोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? वह संत कैसे बने? व्याख्या कीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध थे। वे एक नोबल राजकुमार थे जो अपने सुखी जीवन को त्याग कर तपस्या और आत्मविश्वास के माध्यम से दुख की मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब नेपाल का हिस्सा है। गौतम बुद्ध का जीवन एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत और उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन के दौरान आध्यात्मिक अध्ययन, तपस्या और विचार किए और उन्होंने 4 नोबल सत्यों का उद्घाटन किया। देखते हैं इसके नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखे हैं, बहुत सारे इन पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। जीवन में दुख है। बुद्ध ने समझाया कि जीवन में दुख है, जैसे कि जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु। दुख की वजह तृष्णा है, यानी समुदाय। यह वे सिखाए कि दुख की मूल वजह तृष्णा और मोह होती है, जिसका मतलब है कि हमारी इच्छा शक्ति और आत्म भावना के प्रत्येक चीज को प्राप्त करने की ख्वाहिश और आत्मकल्पना का परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, दुख को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने यह सिखाया कि दुख को खत्म करने का मार्ग है तृष्णा का नाश करना, जिसे आत्म रक्षात्मक और बोध के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सुख को खत्म करने का मार्ग, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अंत में बुद्ध ने खुद को खत्म करने का मार्ग प्राप्त करने के लिए ध्यान, संवेदना और सहानुभूति की व्याख्या की सलाह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22, मानव संसाधन प्रबंधन के किन्हीं 4 क्रियात्मक कार्यों की व्याख्या करें। तो देखिए इसका उत्तर हमारा क्या है। मानव संसाधन प्रबंधन में कई क्रियात्मक कार्य होते हैं, जिसमें से 4 मुख्य क्रियाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर है नियोक्ता संबंध। यह कार्य HRM का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें संगठन की आवश्यकता के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों को चयन करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यह कार्य सही और योग्य अभ्यर्थियों को खोजने, उन्हें साक्षात्कार देने और चयन करने की प्रक्रिया को संचालित करता है। नेक्स्ट हमारा है सेकंड पॉइंट, प्रशासनिक प्रबंधन। यह कार्य विभिन्न प्रशासनीय
कार्यों को संचालित करने में शामिल होता है, जैसे कि कर्मचारियों की वेतन, भत्ते, अनुदान और अन्य लाभ का प्रबंध, समय सारणी निर्माण और अन्य प्रशासनिक कार्य। का थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्रशासनिक विकास। इस कार्य में HRM विभिन्न प्रशासनिक विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है, ताकि कर्मचारी अपने कौशल और प्रदर्शन को सुधार सके। नंबर 4 पे आता है हमारा संबंधन। यह कार्य संगठन के कर्मचारियों के बीच संबंध को संबंधित करने में मदद करता है। यह संकट और विवादों को संवर्धन, संगठनीय संबंधों को बढ़ावा देने का कार्य और कर्मचारियों के लिए संवाद की व्याख्या को सही रूप से प्रबंधित करने में मदद करता है। यह क्रियात्मक कार्य HRM के मुख्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है और संगठन के कर्मचारियों के साथ संबंध बनाने या बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो प्रकार के ट्रैवल एजेंसियों कौन सी हैं? उत्तर हमारा है, ट्रैवल एजेंसियों को आमतौर पर दो प्रकार के विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 होता है अधिकृत फुल सर्विस ट्रैवल एजेंसी। यह ट्रैवल एजेंसियां यात्रा की पूरी योजना और व्यवस्थापन करते हैं। इसमें से कुछ मुख्य अधिकृत ट्रैवल एजेंसियां शामिल हैं, जैसे कि ट्रैवलोसिटी, एक्सपेडिया। यह एजेंसियां होटल आरक्षण, फ्लाइट बुकिंग, कार रेंटल्स, पैकेज टूर्स, क्रूज बुकिंग और अन्य यात्रा सेवाओं को प्रदान करती हैं। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियां, ये ट्रैवल एजेंसियां ऑनलाइन माध्यम से यात्रा सेवाएं प्रदान करती हैं और यात्रीगण को अपनी यात्रा की व्यवस्था और बुकिंग खुद ही करने की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। कुछ प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियां निम्नलिखित हैं, जो कि बताई गई, देखिए दिखाए गए इनके लिंक। इन एजेंसियों के माध्यम से यात्री विभिन्न विकल्पों की तुलना कर सकते हैं और सबसे सस्ते और सुविधाजनक यात्रा विकल्प चुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24, होटल में मुख्य कार्यालय की भूमिका क्या है? होटल में मुख्य कार्यालय की भूमिका होटल के प्रबंधन को संचालित करती है या करना होता है। इसमें प्रशासन, वित्तीय, रिजर्वेशन, विपणन, मार्केटिंग और यात्री सेवा के कार्य शामिल होते हैं। मुख्य कार्यालय होटल के सार्वजनिक प्रबंधन और सुविधाओं के प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी होटल में स्वच्छता विभाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान से आपको सबको पढ़ना है और रिवाइज करना है। किसी होटल में स्वच्छता विभाग की भूमिका का वर्णन करें। तो आंसर देखिए, स्वच्छता विभाग होटल में हौज और सुरक्षा के मामलों को संचालित करता है और यात्रीगण को सुरक्षित और स्वच्छ माहौल में रहने की सुनिश्चित करता है। इसके कार्यों में बाथरूम, रेस्टरूम और सार्वजनिक क्षेत्र की निगरानी, सफाई और संचालन शामिल होते हैं। यह विभाग भोजन की सेवा के बारे में भी देखभाल करता है और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित या प्राथमिकता देता है। इसका उद्देश्य यात्रीगण को सुरक्षित और स्वच्छ अनुभव प्रदान करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 26, तख्त का क्या अर्थ है? उत्तर, तख्त एक हिंदी शब्द है जो इसका अर्थ होता है
एक ऊंची और मजबूत सीट या आसन। यह शब्द अक्सर राजा, महाराजा या उच्च जाति के व्यक्तियों के सिंहासन या आसन के रूप में प्रयोग होता था। तख्त का प्रयोग अधिकतर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव संसाधन नियोजन के मुख्य उद्देश्य बताइए। तो इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। देखिए, पॉइंट है हमारा, उपयोगकर्ता की आवश्यकता को पूरा करना। मानव संसाधन नियोजन का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि संगठन अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध करे। इसमें उचित कौशल की प्रशिक्षण और समर्पितता का ध्यान देना शामिल होता है। कर्मचारियों की संगठन में समानता की सुनिश्चित। मानव संसाधन नियोजन के माध्यम से संगठन उपयोगकर्ताओं के बीच न्याय और समानता को सुनिश्चित करता है, जिससे जातिवाद, लिंग भेद और अन्य भेदभावों का समापन होता है। प्रासंगिक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रशासनिक और नैतिक मूल्यों का पालन। मानव संसाधन नियोजन संगठन के प्रशासन और नैतिक मूल्यों का पालन करता है, जिससे संगठन का सद्गुण संपन्नता बना रहता है और कर्मचारियों के बीच नैतिकता बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्रशासनिक कुशलता और प्रदर्शन के सुधारना। मानव संसाधन नियोजन के माध्यम से संगठन प्रशासनिक कुशलता को सुधारता है और कर्मचारियों के प्रदर्शन को मॉनिटर करता है, जिससे कार्य प्रदर्शन में सुधार होता है। लोकप्रियता और ब्रांड इमेज की सुरक्षा। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एक अच्छे मानव संसाधन नियोजन द्वारा संगठन अच्छे कर्मचारियों को आकर्षित करता है, जिससे उसकी लोकप्रियता बढ़ती है और ब्रांड इमेज सुरक्षित रहती है। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति। मानव संसाधन नियोजन के माध्यम से संगठन अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है, क्योंकि यह उचित कौशल और प्रतिबद्धता के साथ कर्मचारियों को प्राप्त करता है और उनके संरचनात्मक योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 28, पर्यटन मंत्रालय की भूमिका और कार्यों की व्याख्या कीजिए। पर्यटन मंत्रालय एक सरकारी विभाग होता है जिसका मुख्य उद्देश्य देश के पर्यटन और पर्यावरण से संबंधित कार्यों का प्रबंधन और संचालन करना होता है। यह मंत्रालय पर्यटनों के लिए उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है और पर्यटन संरक्षण के मामलों का संचालन करता है। कुछ मुख्य कार्य की व्याख्या इस प्रकार है जो हम कर रहे हैं। देखिए, पर्यटन विकास। पर्यटन मंत्रालय देश के पर्यटन क्षेत्र के विकास और प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाता है और उन्हें कार्रवाई में लेता है। यह समर्थन प्रदान करता है ताकि पर्यटकों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का पर्यटन करने के लिए सुविधाएं मिल सकें। पर्यटकों की सुरक्षा। मंत्रालय पर्यटन की सुरक्षा के लिए कई माध्यमों का व्यवस्थापन करता है, जैसे कि पर्यटक पुलिस और सुरक्षा गाइड्स की सुरक्षा और प्रबंधन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पर्यावरण संरक्षण। मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण के मामलों का संचालन करता है और वाणिज्यिक पर्यटन के पर्यावरण पर प्रभाव को न्याय और सुनिश्चित बनाने का प्रयास करता है। पर्यटकों के लिए जानकारी प्रदान करना। मंत्रालय पर्यटकों को उनके यात्रा के दौरान आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि पर्यटन स्थलों के बारे में, यात्रा के नियमों के बारे में और स्थानीय कला, संस्कृति और खास आकर्षणों के बारे में। ये सभी इसके मुख्य पॉइंट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी या रजिस्टर में
नोट डाउन कर लें और रिवीजन शुरू कर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 29, स्वच्छता शब्द को परिभाषित कीजिए, स्वच्छता विभाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। स्वच्छता शब्द का मतलब होता है साफ और हानिकारक तत्वों, गंदगी, कीटनाशकों और किसी भी प्रकार के कीटों से मुक्ति की अवस्था। यह स्वच्छ यह स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और समाज में एक अच्छे जीवन शैली के लिए आवश्यक है। स्वच्छ स्वच्छता के तत्वों में साफ पानी, स्वच्छ वातावरण, सफाई की व्यवस्था और हाथों की शुद्धता शामिल हो सकती है। इस विभाग की भूमिका निम्नलिखित होती है, जो इस प्रकार है। देखिए पॉइंट दे रखा है, मैं पहला पॉइंट हमारा है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता विभाग स्वच्छता अभियानों का प्रबंधन करता है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, पार्कों और अन्य स्थानों को साफ और हानिकारक तत्वों से मुक्त रखना होता है। स्वच्छता शिक्षा, यह विभाग स्वच्छता और हाथों की सफाई के महत्व को जनता में फैलाने के लिए शिक्षा कार्यालयों का आयोजन करता है, ताकि लोग इस समझें और अपने जीवन में अपना सकें या उसको साझा करें। कचरा प्रबंधन, स्वच्छता विभाग कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेता है, जैसे कि कचरे का सुरक्षित और वातावरण में मिलने वाले प्रभाव को न्याय देता है और कचरे को सही तरीके से निपटाने की योजना बनाना। अगला पॉइंट हमारा है स्वच्छता मानकों का पालन। स्वच्छता मानकों का पालन, स्वच्छता विभाग मानकों का पालन करता है जो सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए होते हैं और इन मानकों के अनुसार कार्रवाई करता है। पर्यटन के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है। पर्यटन के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1, प्रदूषण। पर्यटन से आते हुए पर्यटक और पर्यटन संबंधी गतिविधियां अक्सर प्रदूषण के स्रोत बन सकती हैं। ज्यादा पर्यटकों की भीड़, यातायात जाम, होटल और रेस्टोरेंट के उपयोग की बढ़ती मांग और विशेषता पर्यावरण संरक्षण के नियमों की अवहेलना पर्यावरणीय प्रदूषण को बढ़ावा दे सकती है। नंबर 2, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। जब पर्यटन उद्योग तेजी से बढ़ता है तो स्थानीय समुदायों पर सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव डाला जाता है। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के बढ़ते हुए आने से सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि पर्यावरणीय संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति अवमान। तीसरा पॉइंट इसका है हमारा सामाजिक और आर्थिक असमानता। पर्यटन में तेजी से बढ़ने पर आर्थिक असमानता भी बढ़ सकती है। होटलों, रेस्टोरेंट्स और दूसरे पर्यटन सेवाओं के उद्योगों में नौकरियां की मांग बढ़ सकती है, लेकिन यह नौकरियां अक्सर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि वे समानताएं अच्छे वेतन और उच्च श्रेणी के काम नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अधिक यात्रा और प्रवासी दबाव। जब पर्यटकों की संख्या एक क्षेत्र में अधिक होती है तो यात्रा और प्रवासी दबाव बढ़ सकता है। इससे स्थानीय लोगों की अधिक यात्रा और प्रवासी के साथ दुखद अनुभव हो सकता है और यह स्थानीय आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं पर प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सामरिक ग्रीष्मकालीन और उपयोग की बढ़ती मांग। पर्यटन क्षेत्र में सामरिक ग्रीष्मकालीन और छुट्टियों की बढ़ती मांग को या के कारण होटलों, एयरलाइंस और यातायात सेवा के लिए उपयोग की मात्रा बढ़ती मांग
उपयोग की बढ़ती मांग हो सकती है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और स्थानीय लोगों को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सड़क परिवहन की विशेषताएं बताइए। सड़क परिवहन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 पर है सामान्य उपलब्धता। सड़क परिवहन सड़कों की पूरी दुनिया में व्यापक रूप से उपलब्ध है और यह एक आम व्यक्ति के लिए सबसे पहुंच जाने वाले परिवहन माध्यम से एक है। सड़क परिवहन व्यक्तिगतता की सुविधा प्रदान करता है, जिसका मतलब है कि एक व्यक्तिगत यात्रा की आवश्यकताओं और समय सारणी के हिसाब से आयोजित की जा सकती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, व्यापक यात्रा क्षमता। सड़क परिवहन का सिस्टम बड़ी संख्या में यात्रा करने की क्षमता प्रदान करता है और लोगों को विभिन्न दूरी दर्शी स्थानों तक पहुंचाने में मदद करता है। सुरक्षितता। सड़क परिवहन के साथ उत्पन्न सुरक्षा मानकों का पालन किया जा सकता है, जैसे कि सड़क संकेत, स्थिति मॉनिटरिंग और गाड़ियों की जांच। लाभकारक अर्थव्यवस्था। सड़क परिवहन के माध्यम से वस्त्र, आहार, उपकरण और अन्य जरूरी सामग्री को लोगों तक पहुंचाने का साधन होता है, जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सांस्कृतिक परिप्रेरणा। सड़क परिवहन के माध्यम से लोग विभिन्न स्थानों और कल्चरल स्थानों को देखने का और उनके सांस्कृतिक धरोहर को समझने का अवसर प्राप्त करते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, व्यापारिक महत्व। सड़क परिवहन व्यापारिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह उत्पादकों को उनके ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करता है और विभिन्न विपणनी गतिविधियों को संचालित करने में मदद करता है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, अधिगम संभावना। सड़क परिवहन का सिस्टम लोगों को विशेष नगरों और जनसंख्याओं केंद्रित क्षेत्र में शिक्षा, आवास और योजनाओं की अधिगम संभावना प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला शैली का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला शैली का वर्णन निम्नलिखित है। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय क्षेत्र के दो हिस्से थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। हड़प्पा कला में भवनों में पक्की और निश्चित आकार की ईंट का प्रयोग के अलावा लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग होता था और घर के बीचों बीच बरामदा बनाया जाता था और मुख्य द्वार हमेशा घर के पीछे खुलता था। घर के गंदे पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियां बनाई जाती थी और इन्हें मुख्य नाले से जोड़कर गंदे पानी की निकासी की जाती थी। जल आपूर्ति अवस्था का साक्ष्य धोलावीरा से मिला हुआ है, जहां वर्षा जल का शुद्ध कर उसकी आपूर्ति की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में 2 मंजिला भवन है, सीढ़ियां हैं और पक्की कच्ची ईंटों का इस्तेमाल है, किंतु गोलाकार स्तंभ और घर के खिड़कियां का चलन नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कहीं भी मंदिर का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण करें। तो भारत सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं जो इस प्रकार हैं। तो 1 नंबर पर देखते हैं हम लोग, स्वच्छ भारत मिशन। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। इसके तहत सड़कों, पर्यटनों स्थल और शहरों की स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पर्यटकों का आकर्षण बढ़ता है। नंबर 2 पे है पर्यटन प्राकृतिक मंत्रालय।
नंबर 2 पे देखते हैं पर्यटन प्रवृत्ति मंत्रालय। सरकार ने पर्यटन प्रवृत्ति मंत्रालय की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य देश के पर्यटन क्षेत्र को विकसित करना और प्रमोट करना है। नंबर 2 पे ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसी प्रकार हम तीसरा देखते हैं, दिग्गज पर्यटन प्रोजेक्ट्स। भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण पर्यटन प्रोजेक्ट जैसे कि स्वच्छ गंगा प्रसाद और आयुष्मान भारत के तहत पर्यटन स्थलों के विकास के लिए पर्याप्त निवेश किया है। नंबर 4 देखते हैं, वीजा पॉलिसी में सुधार। भारत सरकार ने विदेशी पर्यटकों को भारत आने के लिए वीजा पॉलिसी में सुधार किया है, जिससे यात्रा आसान हो गई है और अधिक विदेशी पर्यटक भारत आने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। उसी प्रकार से इसी का पॉइंट हम 5 देख लेते हैं, पर्यटन से संबंधित अन्य योजनाएं। भारत सरकार ने पर्यटन से विकास के लिए और भी कई योजनाएं शुरू की है, जैसे कि पर्यटन स्थलों के विकास, सामूहिक पर्यटन और पर्यटन संबंधी उद्योगों के समर्थन के लिए कई स्कीमें। छठे देखते हैं, पर्यटकों के सुरक्षा का प्रबंध। सरकार ने पर्यटकों के सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए उनकी सुरक्षा को बढ़ावा दिया है, विशेषतः महिलाओं और विदेशी पर्यटकों के लिए। नंबर 7 पॉइंट देखते हैं हम लोग, स्थानीय अनुभव की प्रमोशन। सरकार ने स्थानीय अनुभव को प्रमोट करने के लिए जैव और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे पर्यटन स्थल या स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को अधिक समझ सकते हैं। इसी प्रकार से देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 34। 1950 के बाद से विश्व पर्यटन के विकास पर्यटन पर चर्चा करें। 1950 के बाद से विश्व पर्यटन विकास पर्यटन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और चरम सुधार हुए हैं। निम्नलिखित कुछ मुख्य चरण हैं जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे आ रहा है, मानव विकास और आर्थिक सुधार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में मानव विकास और आर्थिक सुधार हुए, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उनके पास अधिक खर्चने की ताकत बढ़ी। उनके परिणाम स्वरूप अधिक लोगों के पास यात्रा करने की आर्थिक संभावनाएं हुई। नंबर 2 पे आता है, विमान परिवहन का विकास। विमान परिवहन का विकास अधिक दूरदर्शी यात्रा को संभव बनाया और यह विश्व पर्यटक के लिए दूरस्थ गंतव्यों की ओर जाने का माध्यम बन गया। नंबर 3 पे देखते हैं हम लोग, संवाद और सामर्थ्य की वृद्धि। तकनीकी उन्नति ने संवाद और सुगम सामर्थ्य को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों को अपनी यात्रा करने के लिए अधिक सामर्थ्य मिली है। इसी का 4th पॉइंट देखते हैं हम लोग, पर्यावरणीय जागरूकता। पर्यावरणीय जागरूकता ने यात्रा के प्रति लोगों की दृष्टिकोण को बदल दिया है। लोग अधिक प्राकृतिक स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए सावधानियां बरत रहे हैं और अधिक प्राकृतिक स्थलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी का पॉइंट हम लोग आज देखते हैं, सांस्कृतिक आवश्यकताओं के साथ यात्रा। अब लोग सांस्कृतिक और अनुभवात्मक यात्रा का आनंद लेने के लिए अधिक यात्रा कर रहे हैं, जिसमें वे स्थानीय कला, सांस्कृतिक और रसोई के अनुभव करते हैं। 6 पॉइंट देखते हैं, सांस्कृतिक पर्यटन का प्रमोशन। कई देशों ने सांस्कृतिक पर्यटन को प्रमोट करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं, जिससे वे अपनी संस्कृति को दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7 है, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग। यात्रा के लिए योजनाएं बना सकते हैं, होटल और यात्रा सुविधाओं की आरक्षण कर सकते हैं और यात्रा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू। नेक्स्ट हमारा 8 पॉइंट है, स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक पर्यटन। स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक पर्यटन का प्रमोशन हुआ, जिससे लोग अपने स्वास्थ्य सुधारने के लिए यात्रा कर रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी के वैसे तो सभी क्वेश्चन इसके काफी इम्पोर्टेंट है, और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो 8 मार्क्स के, हमारे 6 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिवाइज कर लें। जैसा कि देखिए मैंने सभी हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखा है, तो आप भी इसको ब्लैक पेन से लिखें और अंडरलाइन जरूर कर दें। हालांकि मैंने अंडरलाइन नहीं किया, पर आप अंडरलाइन करें, और हो सके तो उसको हाईलाइटर से हाईलाइटेड भी कर सकते हैं आप इसको। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर हमारा है 35। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में वर्तमान प्रवृत्ति का विश्लेषण करें। उत्तर, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के कुछ मुख्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 पर आता है हमारा सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। वर्तमान में पर्यटक सुरक्षा और स्वास्थ्य के मामले में ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने यह और भी महत्वपूर्ण बना दिया है, और पर्यटन अब सुरक्षित और स्वस्थ यात्रा के लिए अधिक जागरूक हैं। नंबर 2, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन। लोग अधिक सांस्कृतिक और प्राकृतिक यात्रा का आनंद लेने के लिए विदेश जा रहे हैं। वे स्थानीय संस्कृति, ऐतिहासिक स्थल और प्राकृतिक सौंदर्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। अधिक सुसज्जित यात्रा। पर्यटक अब अधिक सुसज्जित यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। वे अपनी यात्रा को बेहतर सुविधाओं, होटलों और यात्रा गाइड्स के साथ आयोजित करने की प्राथमिकता देते हैं। नंबर 4 पे आता है साइंसी पर्यटन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अब साइंसी पर्यटन के लिए विभिन्न भूमिकाओं की ओर बढ़ रहे हैं। यह साइंसी पर्यटन को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। 5 पॉइंट देखते हैं हम लोग। आधुनिक यात्रा तंत्र। आधुनिक उन्नति के साथ यात्रा तंत्र और एप्स का उपयोग यात्रा को सुलभ और संवादपूर्ण बना दिया है। यात्रा तंत्र अब होटल बुकिंग, टिकट आरक्षण और गाइड सेवाओं के लिए उपयोग में आता है। उसी प्रकार देखते हैं इसका पॉइंट हम 6, अधिगम संभावना की वृद्धि। यात्रा के लिए और भी अधिक गंतव्यों की ओर जाने की अधिगम संभावना हुई है, और यह पर्यटन के क्षेत्र में नए और अधिक विकासशील बाजारों का निर्माण कर रहा है। उसी प्रकार से इसका पॉइंट हम 7 देखते हैं। आधुनिकीकरण के दृष्टिकोण। यात्रा सेवा और पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर में आधुनिकीकरण के दृष्टिकोण हुआ है, जिससे यात्रा को और भी सुविधाजनक बनाया गया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा 8, साइबर पर्यटन। वर्चुअल यात्रा और साइबर पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिससे लोग वर्चुअल यात्रा में या उसके माध्यम से विश्व के अलग अलग स्थानों का अन्वेषण करते हैं। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 करते हैं। पर्यटन संगठनों में विभिन्न प्रबंधकीय भूमिकाओं और उनकी प्रासंगिकता की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। पर्यटन संगठनों में विभिन्न प्रबंधकीय भूमिकाओं और उनकी प्रासंगिकता की व्याख्या करें। उत्तर, पर्यटन संगठनों में विभिन्न प्रबंधकीय भूमिकाएं होती हैं, जो इन संगठनों के समूचे या सुचारू चलन और विकास में महत्वपूर्ण होती है। निम्नलिखित हैं कुछ मुख्य प्रबंधकीय भूमिकाएं और उनकी प्रासंगिकता। देखिए नंबर 1 पर देखते हैं हम लोग पर्यटन प्रबंधन। पर्यटन प्रबंधन संगठन के केंद्रीय प्रबंधन होते हैं, और संगठन के कार्यक्रमों और पर्यटन पैकेजों की योजना और प्रबंधन का प्रशासन करते हैं। उनका कार्य विभिन्न संगठनों और स्थानों के साथ साझा करना हो सकता है, और पर्यटकों के लिए सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाना हो सकता है। इसी का सेकंड देखते हैं हम लोग। पर्यटन मार्केटिंग प्रबंधन या प्रबंधक। पर्यटन मार्केटिंग प्रबंधक पर्यटन संगठन के
विपणन और प्रचार कार्यों का प्रबंधन करते हैं और क्रियान्वयन विपणन रणनीतियों का निर्माण करना और पर्यटकों को आकर्षित करने के उपाय का योजना हो सकता है। तो हम किस तरीके से पर्यटकों को अभी तो आकर्षित करें, इसकी योजना भी एक पर्यटक करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, आर्थिक प्रबंधक। आर्थिक प्रबंधक पर्यटन संगठन के वित्तीय प्रबंधक की जिम्मेदारी रखते हैं। उनका कार्य बजट तैयार, लेन देन और प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग का निर्देशन देना हो सकता है। उसी प्रकार इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संवैधानिक प्रबंधक। संवैधानिक प्रबंधक पर्यटन संगठन के कानूनी मामलों का प्रबंधन करते हैं। उनका कार्य संगठन के लिए कानूनी सलाह और कानूनी सुरक्षा की देखरेख करना हो सकता है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर, सामाजिक पर्यटन प्रबंधक। सामाजिक पर्यटन प्रबंधक सामाजिक पर्यटन कार्यक्रमों और पर्यटकों के लिए सामाजिक सेवाओं का प्रबंधन करते हैं, जैसे कि गाइडेड टूर्स और समुदाय आधारित पर्यटन। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, सिक्स, पर्यटकों के संबंध प्रबंधक। पर्यटकों के संबंध प्रबंधक पर्यटकों के साथ संबंध बनाने और उनकी आपूर्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। उनका कार्य पर्यटकों की संतुष्टि और आपसी को सुनिश्चित करना हो सकता है। उसी प्रकार देखिए 7 पॉइंट, पर्यटकों के सुरक्षा प्रबंधक। पर्यटकों के सुरक्षा प्रबंधक पर्यटकों की सुरक्षा और सुरक्षा के साधन का प्रबंधन करते हैं। यह सुरक्षा संबंधित मामलों को सुनिश्चित करने में मदद करता है, जैसे कि आपातकालीन प्रक्रिया और पर्यटकों की सुरक्षा साझा करने के लिए उपाय। चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37। और मैं अपने सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन सभी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लें, तैयार कर लें। यह एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं और ये 100% इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। मौखिक और लिखित संचार के बीच अंतर बताइए। मौखिक संचार, संदेशों का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता है। संदेशों का आदान प्रदान शीघ्रता से होता है। गोपनीयता बनाए रखना आसान है और छोटे संदेश के लिए, जो छोटे मोटे संदेश होते हैं उनके लिए अधिक उपयोगी है। कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं रखता है। यह सटीक नहीं हो सकते हैं। ये होते हैं मौखिक। बट जो लिखित में तो हमारे पास लंबे समय के लिए हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। संदेश लिखित शब्द में व्यक्त किए जाते हैं। संदेशों के आदान प्रदान में समय लगता है। गोपनीयता बनाए रखना कठिन है। लंबे समय के लिए अधिक उपयोगी है। रिकॉर्ड और संदर्भ प्रदान करता है। सटीक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग 39। एक प्रभावी टीम के निर्माण के लिए कदम, कौन कौन से कदम हैं आप बताइए। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। प्रत्येक कर्मचारी के विचार को मूल्यवान समझने, कर्मचारियों की अनकही भावनाओं से अवगत रहें, संचार करते समय स्पष्ट रहें, अपनी टीम के कर्मचारियों के बीच विश्वास और सहयोग को प्रोत्साहित करें, टीम के सदस्यों को जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें, समस्या समाधान के कार्य टीम को सौंपें, संचार को सुगम बनाना, सुनिश्चित करें कि आपके पास इस बात का स्पष्ट विचार है कि आपको क्या हासिल करना है। टीम के लिए बुनियादी नियम निर्धारित करें, आम सहमति पर पहुंचने के लिए एक विधि स्थापित करें, सुनने और विचार मंथन को प्रोत्साहित करें। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। विज्ञापन और बिक्री संवर्धन के बीच अंतर। विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन की प्रवृत्ति अव्यवस्थित है। इसका उद्देश्य मांग पैदा करना है। यह एक समय में एक बड़ी आबादी को निशाना बनाता है। विज्ञापन तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता है।
उसमें थोड़ा समय लगता है। बिक्री संवर्धन, बिक्री संवर्धन व्यक्तिगत प्रकृति का होता है। इसका मकसद बिक्री बढ़ाना। विज्ञापन की तुलना में इसका दायरा सीमित होता है। बिक्री संवर्धन कंपनियों को तत्काल प्रक्रिया प्रदान करता है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी क्या होती है, इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, और फिर देखते हैं। ओटीए और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी एक विशिष्ट ट्रैवल एजेंसी के समान है। ऑफलाइन ट्रैवल एजेंसी अपनी सभी सेवाओं के या सेवाओं में, लेकिन विश्व वितरण प्रणाली से जुड़ी वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट पर संचार करती है। इन दिनों ऑनलाइन सेवाएं भी मांग बढ़ रही है, क्योंकि साइबर आबादी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। ओटीए इन कॉमर्स के परिचालन तंत्र को लागू करते हैं और अपने ग्राहकों के साथ ऑनलाइन लेन देन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42। दो प्रमुख प्रकार की ट्रैवल एजेंसियों के उल्लेख कीजिए। ऑनलाइन टैक्सी एजेंसियां, यह एजेंसियां वेबसाइट और एप्लीकेशंस के माध्यम से यात्रा सेवाएं प्रदान करते हैं। यात्री अपनी यात्रा की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जैसे कि यह यात्री को होटल, टिकट और टूर पैकेजेस, ट्रांसपोर्ट आदि की सेवाएं के लिए सलाह देती है और उनकी यात्रा की व्यवस्था करती है। ट्रेडिशनल ट्रैवल्स एजेंसियों के उदाहरण में थॉमस कुक, कॉक्स एंड किंग्स, एसओटीसी। यह यात्रा के लिए ट्रैवल एजेंसियों के पास अपनी यात्रा को आसानी से प्लान कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से सेवा का चयन कर सकते हैं। यात्रा के लिए ट्रैवल एजेंसियों से आप अपनी यात्रा को आसानी से प्लान कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से सेवा का चयन कर सकते हैं। ये हमारे ट्रैवल एजेंसियों के बारे में था कि उनकी क्या क्या सुविधाएं होती हैं, क्या क्या हमें वो फैसिलिटीज देते हैं ट्रैवलिंग के दौरान। तो ये सारा उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विश्व में पर्यटन के विकास की व्याख्या कीजिए। उत्तर, पर्यटन का विकास एक राज्य, क्षेत्र या देश के पर्यटन, प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्थल और आकर्षणों का उपयोग करने या करके एक आर्थिक और सामाजिक सेक्टर के रूप में किया जा सकता है। पर्यटन का विकास दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण और वाणिज्यिक गतिविधि है और यह आर्थिक साक्षरता, रोजगार और राजा उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने का माध्यम भी हो सकता है। पर्यटन के विकास की व्याख्या करते समय निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं के विचार में लिया जा सकता है। नंबर 1 पर हमारा आर्थिक विकास। पर्यटन आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। पर्यटन उद्योग नौकरियों का स्रोत प्रदान करता है, स्थानीय व्यवसाय को प्रोत्साहित करता है और आय को बढ़ाता है। नंबर 2 सांस्कृतिक विकास। पर्यटन अक्सर सांस्कृतिक विविधताओं को प्रमोट करता है। यह लोगों को अलग अलग समृद्धियों और जीवन शैलियों के साथ परिचय करवाता है और सांस्कृतिक विनम्रता को बढ़ाता है। उसी प्रकार इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। पर्यटन के विकास के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का सुनिश्चित और सावधानी पूर्वक प्रबंधन किया जा सकता है। इससे वातावरण की सुरक्षा और प्रकृति का संरक्षण भी हो सकता है। इसका नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। पर्यटन के विकास के लिए आवश्यक होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट्स, यातायात और सुरक्षा सेवाएं का विकास किया जा सकता है। उसी प्रकार का फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग। सामाजिक सुधार। पर्यटन के विकास में सामाजिक सुधार हो सकता है या हो सकती है, जिससे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक। नेक्स्ट हमारा सुरक्षा और सुरक्षा। पर्यटकों की सुरक्षा और सुरक्षा की खास चिंता की जाती है। इसके
लिए सुरक्षा उपायों का विकास किया जाता है। स्थानीय समृद्धि, पर्यटन के विकास से स्थानीय समृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जैसे कि स्थानीय कला, शिल्पकला और शिल्प का प्रदर्शन करके। 44 पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर इसका है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक आकर्षणों के बीच अंतर बताइए। सांस्कृतिक और प्राकृतिक आकर्षण दो अलग अलग प्रकार के पर्यटक आकर्षक हैं और इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हो सकते हैं। जैसे देखिए, प्राकृतिक और दे रखा है और सांस्कृतिक, है ना। तो पहले हम सांस्कृतिक को डिस्कस करते हैं। तो सांस्कृतिक आकर्षण, आधार। सांस्कृतिक आकर्षण सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्थल, कला और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के आधार पर होते हैं। उद्देश्य, इनका मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव और ऐतिहासिक सुरक्षितता को बढ़ावा देना है। उदाहरण, एकादशी मेला, ऐतिहासिक स्थल जैसे कि ताजमहल, कला प्रदर्शन जैसे कि एक्सिबिशन और संगीत कार्यक्रम आदि। प्राकृतिक आकर्षण, आधार। प्राकृतिक आकर्षण प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीवन, पर्वत, झील, समुद्र, अन्य प्राणियों और प्राकृतिक खेलों पर आधारित है। उद्देश्य, इनका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक सौंदर्य को या का आनंद लेना, प्राकृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करना और प्राकृतिक जीवन के साथ जुड़कर आत्मा को शांति देना होता है। उदाहरण, जैसलमेर की रेगिस्तानी जलवायु, नैनीताल की झील, एक्सप्लोरिंग जंगल और वन्य जीवन सफारियों और पर्वतीय क्षेत्र में ट्रेडिंग आदि, ये इनके मुख्य जो आकर्षक रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। कठपुतली पर एक नोट लिखिए। हमारे देश में कठपुतली का खेल बहुत प्रसिद्ध है। इस खेल के माध्यम से लोगों को मनोरंजन किया जाता है। कठपुतली के खेल में राजाओं की, जानवरों की और भी अन्य प्रकार के मनोरंजन का प्रद कहानियां सुनाई जाती हैं। कठपुतली से लोगों का मनोरंजन होता है। सबसे अधिक कठपुतली के खेल में बच्चे प्रसन्न होते हैं। कठपुतली को बारीक धागों से बांधकर कठपुतली का खेल दिखाने वाले लोग गीत गाकर उनकी कहानियां के बारे में बताते हैं। गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम गुरु और सिख समुदाय के संस्थापक थे। उनकी शिक्षाएं धार्मिक, सामाजिक और मानव विकास मानविकता के कई पहलुओं पर आधारित थी। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो गुरु नानक देव जी ने संदेश का हिस्सा थे। नंबर 1 पर आता है एकता का सिद्धांत। गुरु नानक देव जी ने सभी मानव को एक ही परमात्मा के बच्चे मानने की बजाय जाति, धर्म और जाति भेदभाव को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने सभी को बराबरी, सहयोग और समरसता के सिद्धांत की ओर प्रोत्साहित किया। नंबर 2, सेवा और दान का महत्व। गुरु नानक देव जी ने सेवा और दान के महत्व को बताया। उन्होंने समाज सेवा, गरीबों की मदद और दरिद्रों के प्रति सहानुभूति को प्रोत्साहित किया। यह माना कि इसके माध्यम से ही सच्चा धर्म बढ़ता है। नंबर 3, धार्मिक सही मार्ग। गुरु नानक ने धार्मिक सही मार्ग की महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि धार्मिकता का मतलब सिर्फ धार्मिक क्रियाओं का पालन नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति, सच्चे मन से परमात्मा की विचारणा और अच्छे कर्मों का पालन करना है। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट देखते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता। गुरु नानक देव जी ने आध्यात्मिक की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक अनुभव और परमात्मा के साथ एक संबंध बनाना मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसी का फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग, मानवता और करुणा। गुरु नानक देव जी ने मानवता और करुणा का महत्व बताया। उन्होंने समाज के
दरिद्र और असहाय वर्ग के प्रति सहानुभूति और प्यार की बजाय क्रूरता और का विरोध किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और मैं अपने सभी कहना चाहूंगा कि इसके सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हम पर्यटन क्यों पढ़ते हैं और इसे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पर्यटन का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है और इसका हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है हम देखते हैं। नंबर 1 पे आता है आर्थिक महत्व। कई देशों और क्षेत्रों में पर्यटक एक प्रमुख उद्योग है जो रोजगार सृजन, राजस्व सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पर्यटन को समझने से व्यक्तियों और सरकारों को इसकी आर्थिक क्षमता का दोहन करने में मदद मिलती है, जिससे बेहतर आजीविका और जीवन स्तर में सुधार होता है। नंबर 2 देखते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान। पर्यटन सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा देता है। जब लोग विभिन्न गंतव्यों की यात्रा करते हैं तो उनका सामना नई सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन के तरीकों से होता है। यह प्रदर्शन सहिष्णुता, सहानुभूति और दुनिया की विविधताओं पर व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। उसी प्रकार इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। पर्यावरण जागरूकता। पर्यावरण अक्सर पहाड़ों, समुद्रों, तटों और वन्य जीव अभ्यारण्यों जैसी सेटिंग से होता है। पर्यटन के बारे में सीखने में इसके पर्यावरणीय प्रभावों को समझना शामिल है। यह जागरूकता जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन प्रभावों और प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में मदद मिलती है। इसी का फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग। सामाजिक लाभ। पर्यटन के संदर्भ। पर्यटन स्थलों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और शिक्षा में सुधार हो सकता है। चलिए इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग। सामाजिक लाभ। पर्यटन से पर्यटन स्थलों में बुनियादी ढांचे। इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग। सामाजिक लाभ। पर्यटन से पर्यटन स्थलों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और शिक्षा में सुधार हो सकता है। परंपराओं और विरासत के संरक्षण को भी बढ़ावा दे सकता है, जिससे स्थानीय समुदाय को लाभ होगा। इसी का फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। व्यक्तिगत विकास। यात्रा करना और नए वातावरण का अनुभव करना व्यक्तिगत रूप से समृद्ध हो सकता है। यह किसी भी क्षितिज को व्यापक बनाता है, अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देता है और समस्याएं समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। यह विश्राम और तनाव से राहत के अवसर प्रदान करता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। कैरियर के अवसर। पर्यटन उद्योग, आतिथ्य, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल्स एजेंसियां और अन्य सहित कैरियर के अवसर की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। पर्यटन का अध्ययन बढ़ते हुए क्षेत्र में एक पुरस्कृत कैरियर के द्वारा खोला जा सकता है या खोल सकता है। आर्थिक विविधता। कई क्षेत्रों के लिए पर्यटन आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। आर्थिक विविधता। कई क्षेत्रों के लिए पर्यटन आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है, जिससे केवल उद्योग पर निर्भरता कम हो सकती है। यह आर्थिक विविधीकरण समुदायों को आर्थिक मंदी के प्रति अधिक लचीला बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 8 है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीतिक बावजूद यह मजबूत कर सकता है। यह लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देता है और सहयोग और समझ को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संकट प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं या स्वास्थ्य आपदा
या आपात स्थिति जैसे संकट के प्रबंधन में पर्यटन को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। पर्यटन में प्रशिक्षित पेशेवर आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और ये लगभग हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लें, पढ़ लें और एक दो बार इसको अच्छे से रीड करें, और इनको अपनी कॉपी या नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लें, और इसको आप 2 या 3 बार अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम में इन क्वेश्चनों से आपकी वाकई मैं बता रहा हूँ 100% आप इसको कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है इससे एग्जाम में, और आप जल्दी से जल्दी आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में करें, रजिस्टर में कर लें और रिवीजन शुरू कर दें, क्योंकि जल्दी आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो चलिए मेरे सभी दोस्तों के लिए उनके एग्जाम के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय भारत, जय हिंद।